वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे। पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ री एग्जाम के लिए, बीईओ, यूपीटीपीएससी के कोई एग्जाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, और आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ री एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए भी है। बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 181 क्वेश्चन देखिए। अधिकांश रियासतों ने अंगीकार पत्र पर आसानी से हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि पहला कथन है वे उन मदों पर समर्पण कर रहे थे जो वास्तविक रूप से उनके अधीन कभी नहीं थे। रक्षा, बाह्य मामले और संचार हमेशा ब्रिटिश सर्वोपरिता के नियंत्रण में थे। सेकंड है आंतरिक राजनीतिक ढांचे में कोई बदलाव नहीं हुआ था। थर्ड, उन्हें प्रीवी पर्स की पेशकश की गई जिसे वे मना नहीं कर सकते थे। और फोर्थ है कुछ राजकुमारों को स्वतंत्र भारत में राज्यपाल और राष्ट्र प्रमुख बनाया गया था। इसके जो ऑप्शंस हैं सामने दिए गए हैं और इसका राइट आंसर चूज करना है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। 182 क्वेश्चन देखते हैं। लीग की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, क्रिप्स मिशन 1942 में आया। इसके दौरान मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता को स्वीकार किया गया था। सेकंड है गांधी जिन्ना वार्ता 1944 के दौरान गांधी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार किया। थर्ड है वेबल योजना के तहत कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार कर लिया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि कांग्रेस ने ये वेबल योजना के तहत नहीं, माउंटबेटन प्लान आया था उसके तहत विभाजन स्वीकार किया था, 3 जून को आया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत की घटनाओं का सही कालानुक्रम है? पहला है कांग्रेस सरकार के इस्तीफा, अगस्त प्रस्ताव, वेबल योजना और क्रिप्स मिशन। इन सभी को दिया गया और इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले कांग्रेस सरकार का इस्तीफा, फिर अगस्त ऑफर आता है, उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है और उसके लास्ट में आती है वेबल योजना। इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 184 क्वेश्चन है। भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पेशावर षड्यंत्र 1922 से 23 चापेकर बंधुओं से संबंधित है। सेकंड है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार रही। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब दूसरा कथन सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि पेशावर षड्यंत्र की जो डेट है वो 1922 से 1927 है, तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाएगा। 185 क्वेश्चन देखते हैं। पहला कथन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कैबिनेट मिशन योजना पर आधारित था। सेकंड है माउंटबेटन योजना का लक्ष्य भारत को छोटे भागों में विभाजित करना था। थर्ड है कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान के अलग राज्य की पूर्ण मांग शामिल थी। इसका सही उत्तर होगा, पूछा गया कौन से कथन गलत हैं, हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा कथन गलत दिया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि माउंटबेटन योजना पर आधारित था वो 3 जून 1947 को आया। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन गलत हो गया। और इसमें ये जो पाकिस्तान है इसकी अलग राज्य की पूर्ण मांग शामिल थी, ना कि कैबिनेट मिशन में। अगला प्रश्न देखते हैं। 186 क्वेश्चन है। पहला कथन है, पहले तो देखिए अधिनियम 1773 के बारे में पूछा गया है।
पहला कथन है यह ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज को नियंत्रित और विनियमित करने का एक प्रयास था। सेकंड, इसने ब्रिटिश सरकार के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को पूरी तरह से अधीन कर दिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। और नियंत्रण बोर्ड जो स्थापित किया गया था ये भी गलत दिया गया है, तो दूसरा और तीसरा कथन गलत हो जाएंगे। देखिए, जो नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था वो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था, ना कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, इसने ब्रिटिश सरकार के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को पूरी तरह से अधीन नहीं किया था। अगला प्रश्न देखिए, मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसने मुसलमानों, सिखों, भारतीय, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किए। सेकंड, इसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव पेश किए। थर्ड, एक भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा गलत है। क्योंकि ये जो मार्ले मिंटो सुधार है ये आया था 1909 में, और इसके तहत केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था, इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा इसलिए गलत है, इसमें पहली बार देश में ये जो प्रत्यक्ष चुनाव दिया गया गलत है, सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। 188 क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल के बारे में कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीयों द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया। सेकंड है, 1883 में रिपन ऑफ द मार्क्सेस के वायसरायशिप के दौरान पेश किया गया था। और थर्ड, इसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया था। इनमें से कौन से कथन गलत हैं? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और तीसरा कथन गलत है, दूसरा सही होगा। ठीक है, अब देखिए क्यों गलत है। क्योंकि इल्बर्ट बिल विवाद का जो विरोध है वो यूरोपियों ने किया था, पहला कथन गलत है। तीसरा इसलिए गलत है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप था, इसने उल्लंघन नहीं किया था, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। 189 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम से संबंधित हैं? पहला है, इसने माना कि भारत में कंपनी की भूमिका प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्रों तक मात्र व्यापार से आगे बढ़ी है। सेकंड है, ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन है 1773 का विनियमन अधिनियम, बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, थर्ड है 1793 का चार्टर एक्ट, और ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 1773 का ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कौन से कथन सही है। पहला है, बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी थी। सेकंड है, कंपनी का दिवालिया होना जबकि कर्मचारियों की समृद्धि 1773 के अधिनियम को विनियमित करने का कारण था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 191 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम से संबंधित है। पहला है, चीन के साथ और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। सेकेंड है, यूरोपियन आव्रजन और संपत्ति के अधिग्रहण पर प्रतिबंध हटाकर भारत में यूरोपीय उपनिवेश को प्रोत्साहन दिया गया। इसका राइट आंसर होगा। और थर्ड स्टेटमेंट भी ये देख लीजिए, सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में रखा गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1833 का चार्टर एक्ट। 192 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन भारत के किस अधिनियम से संबंधित है। पहला, भारत में कंपनी के क्षेत्र को ब्रिटिश संपत्ति करार दिया गया था। सेकंड है, आक्रामक युद्धों और संधियों पर एक सामान्य निषेध रखा गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793 का, या फिर चार्टर एक्ट 1813। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। 193 क्वेश्चन देखिए, 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के संदर्भ में कौन से कथन गलत हैं, ये बताना है। पहला कथन है, कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों पर नियंत्रण के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। और सेकंड है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि ना तो पहला कथन गलत है ना ही दूसरा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम से संबंधित है। पहला है, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ दोनों की शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। सेकंड है, गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णय को ओवरराइड करने की शक्ति दी गई थी। ऑप्शन ए है द एक्ट ऑफ 1786, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, थर्ड है 1793 का चार्टर एक्ट, और डी है 1813 का चार्टर एक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1786 का एक्ट। 195 क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से कथन देखना बताना किस अधिनियम से संबंधित है। पहला, गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ की नियुक्ति के लिए शाही अनुमोदन अनिवार्य था। सेकंड है, कंपनी को सामान्य लोगों को और कंपनी के कर्मचारियों को भारत में
व्यापार करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1793 का चार्टर अधिनियम। 196 क्वेश्चन है 1793 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला है राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग किया गया था। सेकंड है प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड चीन को अफीम के लदान का मार्ग प्रशस्त करता था। इनमें से कौन से कथन सही हैं? और वो हो जाएंगे ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण भारत में निम्नलिखित सुधार हुए। 1773 का विनियमन अधिनियम या फिर 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर अधिनियम या फिर ऑप्शन डी है 1784 का पिट्स का भारत अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1813 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है चीन और चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। सेकंड है भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित किया जाना था। और थर्ड है भारत के मूल निवासियों के बीच साहित्य सीखने और विज्ञान के प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपए की राशि अलग से रखी जानी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, केवल तीसरा कथन सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। क्यों गलत है ये भी देखिए। ये जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार है ये बरकरार रखा गया था, ठीक है। इसमें आप देखेंगे जो 1813 का चार्टर अधिनियम है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो भी देख लीजिए कि हर साल भारत के मूल निवासियों के बीच जो साहित्य और विज्ञान के पुनरुद्धार के लिए यहाँ पर क्या किया गया था, 1 लाख रुपए अलग से राशि दी गई थी, ये भी सही है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है वो भी देख लीजिए। तो भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और समेकित किया जाना था, ये इसमें गलत दिया गया, ये इस अधिनियम के तहत नहीं किया गया था। यहाँ पर नियंत्रण बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ाया गया था। 199 क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ये बताना है। पहला, कंपनी के शेयर धारकों को भारत के राजस्व पर 10.5% लाभांश दिया गया था। सेकंड, ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने और उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही कथन बताना है। पहला, प्रावधान किया गया कि धर्म, रंग, जन्म, वंश के आधार पर कंपनी में रोजगार देने में कोई भेदभाव नहीं होगा, पहला कथन है। फिर दूसरा है कि गवर्नर जनरल को कंपनी के केवल सिविल मामलों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन की शक्ति दी गई थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गवर्नर जनरल को कंपनी के सभी नागरिक और सैन्य मामलों के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करने की शक्ति दी गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हिस्ट्री के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।